देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। हम लोग पहले मौर्य काल के बारे में तो अध्ययन कर ही चुके हैं। मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पे मौर्योत्तर काल छूट जाता है, लेकिन क्वेश्चन उसके आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं और हर कंपटीशन में आते हैं। तो मौर्योत्तर काल को पढ़ने के लिए पहले हमको मौर्य काल का भी थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड का अध्ययन करना पड़ेगा। मौर्योत्तर काल, ठीक। अब देखिए, मौर्य काल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में अशोक जैसा शासक जिसने सत्ता को अपने हाथ में पूरी तरीके से केंद्रीकृत कर रखा था और सत्ता उसके इर्द गिर्द इतना घूम रही थी, हर सत्ता के जितने आयाम थे सब उसी में केंद्रित थे। जैसे जैसे मौर्यों की शक्ति कमजोर पड़ती चली गई और राज्य जो है भिन्न भिन्न भागों में बट गया, उधर जालौर कश्मीर का शासक हो गया, तीवर उत्तर भारत के शासक हो गया, राज्य भी बढ़ गया। तो इसके बाद जब इस वंश के अंतिम शासक, मौर्य काल के अंतिम शासक थे वृहद्रथ। ये वृहद्रथ जो थे मौर्य के अंतिम शासक थे। इनके समय सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके सेनापति थे और वृहद्रथ की पूरी सेना के सामने पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए वंश की नींव डाली जिसको शुंग वंश कहते हैं। मौर्योत्तर काल में कई घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी। इधर शुंग वंश का उदय हो रहा था, उधर मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, इंडो ग्रीक के हुए, कुषाणों के हुए, ये आक्रमण भी उधर हो रहा था। और इधर जो है मौर्य काल का सत्ता का अंत हो गया और शुंग वंश का उदय हो गया। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश था वो उसका ये जो हत्या हुई थी 187 ईसा पूर्व हुई थी और ये 187 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व तक इन्होंने 78 ईसा पूर्व के लगभग जो है इन्होंने शासन किया था शुंग वंश। शुंग वंश को जो है ये ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल। पुष्यमित्र शुंग जो थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा उद्भव हो चुका था और ब्राह्मण धर्म जो था उस समय उसकी जो दशा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जो पहले के समय थी। तो ये ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध। और ये अश्वमेध यज्ञ जो किया था वो किसने किया था? वो अश्वमेध यज्ञ किया था पतंजलि ने। इनके प्रधान पुरोहित थे पतंजलि ने इस यज्ञ को संचालित कराया था, अश्वमेध यज्ञ को। और पतंजलि आपको पता ही है कि पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य वास्तव में टीका है, ठीक है। तो महाभाष्य और पतंजलि योग सूत्र ये भी पतंजलि का था। तो पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इस तरीके से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अश्वमेध यज्ञ करके, क्योंकि बहुत सालों से ये परंपरा बनती, तो इन्होंने वैदिक धर्म के अनुरूप अश्वमेध यज्ञ कराए थे, पहला काम। दूसरी चीज ये थी कि पुष्यमित्र शुंग के काल में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था? मनु जो थे उन्होंने मनु स्मृति की रचना इसी काल में की थी, मनु स्मृति। और मनु स्मृति में पता है ना कि लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। सबसे जो मेजर पॉइंट ये है जिसको कि आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय ये कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। और पुष्यमित्र शुंग ने पूछा कि भाई अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो उनके अनुयायियों ने, उनके मंत्रियों ने बताया कि पुष्यमित्र शुंग की प्रसिद्धि का कारण, अशोक की प्रसिद्धि का कारण ये था कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का नष्ट कराया, 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। अब ये बात जब पुष्यमित्र शुंग को पता चली तो पुष्यमित्र शुंग ने ये तय किया कि हम 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करेंगे।
और इस तरीके से उन्होंने बौद्ध स्तूपों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन ये कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि सांची और भरूच का जो स्तूप था और उसमें जो पाषाण वेष्टनी मतलब उसकी बाउंड्री वॉल जो है उसको तो बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, सांची और भरूच के। सांची जो है वो आपका ये कहाँ है, विदिशा में, और भरूच जो है ये आपका सतना में। सांची जो स्तूप है, यहाँ पर 3 स्तूप है सांची में। 3 स्तूप का मतलब उनके जो बौद्ध धर्म के महापुरुष थे, जैसे सांची में 3 स्तूप में एक महात्मा बुद्ध के और एक सारिपुत्र और एक मोदग्लायन का, जो 3 स्तूप हैं इसमें 3 लोगों के उपयोग की हुई वस्तुएं हैं। एक महात्मा बुद्ध का स्तूप है, दूसरा सारिपुत्र का है और तीसरा मोदग्लायन का है। ये 3 जो स्तूप हैं वो वहाँ पर सांची में स्थित हैं। और दूसरा है भरूच में। भरूच कहाँ है, ये है सतना, मध्य प्रदेश के सतना में, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन में विदिशा एक स्थान पड़ता है, बहुत फेमस जगह है विदिशा में बौद्ध धर्म का केंद्र। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि विदिशा को शुंग काल में इतना ज़्यादा महत्व मिल गया था कि विदिशा सांस्कृतिक केंद्र हो गया था। बहुत सारी चीज़ों की रचनाएं हुई थी, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो ये विदिशा था। अब एक बात और ध्यान दीजिए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग बेहद इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो ये शुंग वंश के लोग कहाँ के रहने वाले थे? शुंग वंश के लोग उज्जैन के रहने वाले थे। शुंग वंश के लोग उज्जैन के, लेकिन इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इसका इंपॉर्टेंट, ये टोटली सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये देख लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। इनका शासनकाल 187 से 75 ईसा पूर्व है, 78 नहीं 75 ईसा पूर्व है, 187 से 75 ईसा पूर्व के बीच में था। दूसरा चीज, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और ये अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य, ये व्याकरण ग्रंथ है महाभाष्य, तो महाभाष्य ग्रंथ लिखी थी, और योग सूत्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग लेकर 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया था। कितने? 84,000 बौद्ध स्तूपों को। 84,000 बौद्ध स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग द्वारा नष्ट कराया गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 84,000 बौद्ध स्तूपों को अशोक ने बनवाया था और इन्होंने उसको नष्ट कराया था। पुष्यमित्र शुंग के काल में सांची और भरूच के स्तूपों का निर्माण हुआ था। सांची में 3 स्तूप हैं, एक महात्मा बुद्ध का, एक सारिपुत्र का और मोदग्लायन का। सांची कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पर विदिशा, और विदिशा के बारे में ध्यान रखिएगा, विदिशा बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। विदिशा से आपको याद होगा कि याद कहाँ होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इलेक्शन लड़े थे और विदिशा और लखनऊ दोनों जगह से जीते थे जब प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने विदिशा से इस्तीफा दिया था और लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी थी, लखनऊ संसदीय सीट। फिर उसके बाद जो है कि वहीं से सुषमा स्वराज फिर दोबारा जीत कर आई थी, जब उन्होंने अटल जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये विदिशा, और विदिशा बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है, बहुत मंदिरों का है। पुष्यमित्र शुंग ने वहाँ पर बहुत उत्थान किया था। शुंग वंश के लोग कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैनी के, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये आपका शुंग वंश। इस समय मनुस्मृति की रचना इन्हीं के काल में हुई थी, और मनुस्मृति में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये आपके मेन पॉइंट शुंग वंश के हो गए। अब देखिए, शुंग वंश का अंत हुआ था 75 ईसा पूर्व में। शुंग वंश का अंत किया था कर्ण, शुंग वंश का अंत करके कर्ण वंश का उदय हुआ था। अब देखिए कर्ण वंश का जो शासन काल है वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक, अब देखिए कर्ण वंश की जो स्थापना थी,
कर्ण वंश, और छोटा सा वंश था, केवल 4 शासक हुए थे। कर्ण वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, ठीक है। और कर्ण वंश की स्थापना की थी वसुदेव ने, और इन्होंने क्या किया था, शुंग वंश के एक शासक थे देवभूति की हत्या की थी, ठीक है। शुंग वंश की जो स्थापना हुई थी वो मौर्य वंश के शासक वृद्धरथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और कर्ण वंश की स्थापना हुई थी वसुदेव ने की थी। उन्होंने क्या किया था, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी और सत्ता स्थापित की थी। जब ये कर्ण वंश सत्ता में आया तो कर्ण वंश में मात्र 4 ही शासक हुए थे, और इनका शासन काल भी बहुत समय तक नहीं था। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में ही इनका शासन काल रहा था। इसके बाद आप देखिए अगला जो शासन हुआ था वो आंध्र सातवाहन वंश का था। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है, ऐसे सभी इम्पोर्टेंट है, जितनी चीज़ें बताइए इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई पिछले सालों का पेपर देखिए तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, जितना कराया है। तो अब आप देखिए आंध्र सातवाहन वंश, ये बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, अब देखिए आंध्र सातवाहन वंश का जो शासन था ये कब से कब तक था, तो ये 30 ईसा पूर्व से लेकर और 250 ईस्वी सन तक था। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन तक आंध्र सातवाहन वंश का शासन था। अब देखिए आंध्र सातवाहन वंश के शासन की स्थापना कैसे हुई थी, तो आंध्र सातवाहन वंश की शासन की स्थापना हुई थी सुशर्मन थे। ये कर्ण वंश के अंतिम शासक, देखिए कैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। कर्ण वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन, और इनकी हत्या की थी सुसीम, यानी कि सुसीम, क्योंकि ये माना जाता है कि सुशर्मन बड़ा अत्याचारी था। ऐसा अभिलेखों में और जानकारी आंध्र सातवाहन वंश के लेखों से पता चलता है। उस समय पुराण इस समय के जानकारी के सबसे बड़े स्रोत थे। तो पुराणों से पता चलता है कि सुशर्मन बहुत अत्याचारी हो गया था, बहुत दम्भी हो गया था, मतलब घमंडी हो गया था, और उसकी हत्या सुसीम ने की, और सुसीम ने सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सुशर्मन का कोई ऐसा बहुत बड़ा वो काल नहीं रहा था, लेकिन सुशर्मन ये जो आंध्र सातवाहन वंश है उसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो पुराण हैं, आगे चलकर अभिलेख हैं। और इस काल के जो अभिलेख थे उसके बारे में बता दें कि अशोक के काल के जो अभिलेख थे या मौर्य वंश के जो अभिलेख थे वो अधिकांशतः पाली भाषा में थे, लेकिन आंध्र सातवाहन वंश के जो अभिलेख हैं वो अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा के अभिलेख हैं। तो सुसीम ने इस वंश की नींव डाली थी। दूसरे शासक कान्ह बने थे, कान्ह या कृष्ण, ये जो है इनके कान्ह या कृष्ण जो थे वो शासक बने, ये इनके भाई थे कान्ह। और उसके बाद कान्ह शासक बने। तो कान्ह जो थे इनके बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, एक ग्रंथ है, आप लोग को कई बार बताया है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, ये जो है इस काल की जानकारी का स्रोत है। और इस पुस्तक के बारे में हमने आपको बताया है कि ये पुस्तक जो है इसके लेखक अज्ञात हैं, जिनका किसने लिखा है इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उस काल में पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी जो नाम का ग्रंथ है, उस काल में पश्चिमी देशों के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध था, कितना सामान आयात होता था या क्या हम निर्यात करते थे, उसकी जो लंबी सूची मिलती है वो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी नाम के ग्रंथ से मिलती है। और ये ग्रंथ इतना समृद्ध ग्रंथ है कि उसने भारत के व्यापार के बारे में जितना सबसे ज़्यादा उल्लेख इस ग्रंथ से ही मिलता है। दुर्भाग्य से इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ये क्वेश्चन खूब आता है। अब देखिए कि ये आपके दूसरे शासक कान्ह हो गए। तीसरे शासक जो थे वो सबसे प्रतापी शासक, मतलब सबसे प्रतापी अब तक के जितने शासक हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासकों में जो अगले शासक थे वो थे शातकर्णी प्रथम।
ये थे सातकर्णी प्रथम। ठीक, अब देखिए आंध्र सातवाहन वंश के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि आंध्र सातवाहनों की राजधानी क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी के पास, गोदावरी नदी के पास राजधानी थी प्रतिष्ठान, या इसको पैठन कहा जाता था। इस समय महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठन, तो पैठन या प्रतिष्ठान जो थी वो आंध्र सातवाहनों की राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम इसके सबसे प्रतापी शासक थे। इनकी पत्नी का नाम था नागनिका, नागनिका, रानी नागनिका थी। और इनका वंश जो था अमीय राजवंश, उस समय का सबसे शक्तिशाली राजवंशों में एक था अमीय राजवंश। तो नागनिका जो थी वो अमीय राजवंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह सातकर्णी प्रथम के साथ हुआ था। अब वो प्रतापी शासक कैसे हुए, क्या करें? तो आपने पहले देखा कि जब शुंग वंश की स्थापना हुई थी तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये उससे भी आगे निकल आए और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ सातकर्णी प्रथम ने कराया था। अब इसमें इंपॉर्टेंस चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें देखते चलिए कि नागनिका का जो लेख था, रानी नागनिका का लेख था, नासिक में है। तो नागनिका के लेख में भूमिदान का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, यानी भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो मिला है वो आंध्र सातवाहन वंश का मिला हुआ है। इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा गया, आंध्र सातवाहन वंश को, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इनको दक्षिणाधिपति भी कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक हुए हैं उनमें से अधिकांश ने दक्षिणाधिपति की उपाधि हासिल की थी। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि सातकर्णी प्रथम प्रतापी शासकों में से एक थे, मतलब शुरुआती प्रतापी शासक थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। दूसरा, इनकी राजधानी जो थी वो गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन थी। सातकर्णी प्रथम की नहीं कह रहे हैं, ये सिमुक के ही समय हो गई थी। तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनका जो विवाह हुआ था एक बड़े राजवंश से हुआ था, वो था अमीय राजवंश, और उनकी राजकुमारी थी नागनिका। नागनिका का जो लेख है वो लेख जो है उसमें पता चलता है कि भूमिदान का पहला जो प्रमाण मिलता है, पहला अभिलेखीय प्रमाण, वो इसी नागनिका के लेख से मिलता है। नासिक अभिलेख है नागनिका का, वहाँ से भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्होंने मालव शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे, मालव शैली के रजत सिक्के चलवाए थे, और अपनी पत्नी के सम्मान में ही चलाए थे मालव शैली के रजत सिक्के। और ये सातकर्णी प्रथम है, तो ये इंपॉर्टेंट सातकर्णी प्रथम का हो गया। अब आइए, 3 शासक हो गए, चौथे शासक हुए हाल जो है, हाँ। अच्छा, अभी आगे चलकर और हम पूरा वो बताएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि सातवाहनों ने जो सिक्के चलाए थे, इनका सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सातवाहनों ने जो सिक्के चलाए थे, सिक्के तो सोना, चांदी, तांबा, ये तो सिक्के सभी चलवाते थे, लेकिन सातवाहनों के कुछ सिक्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो केवल इन्होंने ही चलाए थे। जैसे सीसा यानी लेड, और पोटीन वो पुट्टी होती है ना, वाल पुट्टी जिसको कहते हैं। तो सीसा और पोटीन, ये क्वेश्चन खूब आया है कि सबसे पहले भारत में सीसे के सिक्के किसने चलवाए थे और पोटीन के सिक्के किसने चलवाए। पोटीन के सिक्के तो बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों सिक्के सातवाहनों द्वारा चलाए गए थे, अभी आगे बता रहे हैं। लेकिन चांदी का या रजत सिक्का जो है वो सातकर्णी प्रथम के समय चलाया गया था। अब आइए, अगला शासक था हाल। मार्कर में इंक देखिए, हाल जो था वो, हाल को ये कहा जाता, हाल अगला शासक था, बड़ा प्रतापी था। और प्रतापी के साथ साथ ये कहा जाता है, देखिए 2 शासकों पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एक हाल था और दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी। हाल
प्रतापी तो उतना नहीं थे, लेकिन गौतमीपुत्र सबसे प्रतापी शासक था। गौतमीपुत्र शासक करने के बारे में अभी हम बता रहे हैं, पहले हाल देख लिया जाए। हाल जो है उनके बारे में कहा जाता है कि हाल जो थे उन्होंने उनको कहा जाता शांति काल का सबसे बड़ा शासक हाल था। क्यों शांति काल का? क्योंकि उसने विद्वानों को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। और ये हाल जो थे, हाल नाम था। और इनके काल में क्या हुआ था? इनके काल में जो हम बताने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट देखिए। गाथा सप्तशती ये ग्रंथ है, गाथा सप्तशती नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये रचना किसमें? पैशाची प्राकृत भाषा में हाल ने ग्रंथ की रचना की थी, गाथा सप्तशती। ये पैशाची प्राकृत भाषा में की गई थी। और इन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दिया था, जैसे कि गुणाढ़ नाम के एक लेखक थे, ठीक है। और सर्ववर्मन ने कातंत्र नाम का ग्रंथ लिखा था। गुणाढ़ थे, गुणाढ़ का ग्रंथ याद नहीं आ रहा है, वो कभी लिखा देंगे। तो गुणाढ़ थे, सर्ववर्मन थे। तो इस तरीके से इन ग्रंथों की रचना इन्होंने इन लोगों को संरक्षण दे रखा था। इनके दरबार में विद्वानों को आमतौर पर बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता था। और स्वयं बहुत विद्वान थे, गाथा सप्तशती नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनके काल में इन्होंने युद्ध के द्वारा जो है स्थानों को कम जीता था, लेकिन इसके बावजूद जो है इन्होंने कई और ग्रंथों की रचना की। लेकिन मेन ग्रंथ जो है वो गाथा सप्तशती ही था। और ये जो गाथा सप्तशती है ये पैशाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो सर्ववर्मन का कातंत्र था, गुणाढ़ ने लिखा था। तो ये विद्वान जो थे उनके दरबार में ये लोग रहा करते थे। अब आ जाइए इनके सबसे प्रतापी शासक, और सबसे प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। सबसे प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी के पुत्र थे। यहीं से एक परंपरा शुरू हुई कि अपनी माँ का नाम अपने आगे लगाना। ये मातृ सत्तात्मक नहीं था, ध्यान रखिएगा, मातृ सत्तात्मक नहीं था। ये कहा जाता है कि मातृ सत्तात्मक वंश की स्थापना हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन माता को सम्मान देने की परंपरा गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा शुरू की गई थी। और ये सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र जो उनकी माँ का नाम था, इनका एक नासिक प्रशस्ति है, नासिक प्रशस्ति। अब दो चीजें देखिएगा, नासिक प्रशस्ति और नासिक अभिलेख, दो चीजें हैं। नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख जो है वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है। और नासिक प्रशस्ति जो है वो इनकी माँ का है, गौतमी, जिनका नाम था गौतमी। तो ये गौतमी पुत्र शातकर्णी की माँ का है नासिक प्रशस्ति। ये नासिक प्रशस्ति की इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इन्होंने नासिक प्रशस्ति में अपने पुत्र गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में लिखा है। उनके पुत्र के घोड़े त्रिसमुद्र तोय पिय, अर्थात उनके पुत्र के घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे। मतलब तीनों समुद्र जहाँ पर मिलते हैं, तीनों समुद्र कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी के पास मिलते हैं। यानी उनके पुत्र के घोड़े त्रिसमुद्र तोय पिय थे। इन्होंने इतनी दक्षिण तक के जितने भी क्षेत्र थे सब पर विजय हासिल की थी। और उनके पुत्र के घोड़े त्रिसमुद्र तोय पिय। इसके इधर बंगाल पर उनका अधिकार था, कर्नाटक के क्षेत्र तक अधिकार था, गुजरात के क्षेत्र तक अधिकार था, यानी लगभग भारत पर इनका अधिकार था। इतना शक्तिशाली शासक था। इन्होंने बौद्ध संघ को, दानी भी बहुत थे, तो करजक ग्राम और करजक ग्राम दान दिया था। इसके अलावा सांची में बौद्धों को दान दिया था। तो इस तरीके से करजक ग्राम वगैरह दान देकर भूमि दान की जो परंपरा थी उसको भी आगे बढ़ाया था। उस समय जो भूमि दान का पहला प्रमाण था
जो कि नागनिका के लेख से मिलता है, तो वो भूमि दान का पहला प्रमाण भी जो था वो बौद्धों को और ब्राह्मणों को दान में जमीन दी गई थी। लेकिन एक दान में, अभी हम आगे वैसे बताएंगे, दान में जो जमीनें दी जाती थी ना, तो उसमें प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जाता था, केवल ये होता था कि वहाँ से जो कर आएगा उस कर का आप उपयोग करें। तो इस तरीके से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी आगे बढ़ाया, उन्होंने भी दान दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो उनकी बहुत विशाल क्षेत्र में उनको सफलता हासिल हुई थी, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कई नगरों की स्थापना की थी। नासिक नगर, नासिक को कहा गया था वेला कटक नगर, ये वेला कटक, और वेला कटक से उन्होंने वेला कटक स्वामी की उपाधि हासिल की। यानी नासिक नगर की स्थापना, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नासिक नगर की स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी, और उसको वेला कटक नगर कहा गया था, वेला कटक नगर, और इसी नाम से वेला कटक स्वामी की उपाधि हासिल की थी। तो इस तरीके से कई एक नगरों की, एक तो एक नगर हो गया, कई एक नगर, चूँकि ये बहुत प्रमुख नगर था, इसके नाम से ही अपनी उपाधि हासिल की थी, तो इस वजह से वेला कटक स्वामी की उपाधि भी गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा ली गई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रयदाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उनका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी गद्दी पर बैठा। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के बारे में देखिए, इस समय शक भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगे थे। तो जब शक आक्रमण करने लगे, शक कुषाण जो थे, तो उसमें शक शासक एक बहुत शक्तिशाली शक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, और अभी आप बताएंगे भी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ और जूनागढ़ अभिलेख, और वहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख जो है, वहाँ पर एक सुदर्शन झील है, उसका पुनः निर्माण कराया था रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत खर्च से। फिर से देखिए, जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, इसका रुद्रदामन ने सुदर्शन जी का अपने व्यक्तिगत खर्चे से उसका निर्माण कराया था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार हम बता चुके हैं। ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, यानी जितने ग्रंथ लिखे, जितने अभिलेख थे वो सब पाली भाषा के थे, लेकिन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का है। और उस जूनागढ़ अभिलेख में केवल रुद्रदामन का नाम नहीं है, क्योंकि सुदर्शन झील वास्तव में बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। हम बता चुके हैं आप लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये बनवाया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने इसको बनवाया था। फिर अशोक के काल में इसका पुनः निर्माण कराया गया था। अशोक के काल में उनके प्रांतपति थे तुफास्क, उन्होंने इसका पुनः निर्माण कराया था। और इसके बाद रुद्रदामन ने, अब हम यहाँ रुद्रदामन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं कि रुद्रदामन वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी और शक शासक रुद्रदामन के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। कैसे? कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के साथ हो गया। तो यानी कि रुद्रदामन के ये दामाद हो गए। कुछ साल तक तो झगड़ा रुका रहा, लेकिन फिर संघर्ष शुरू हो गया, और रुद्रदामन ने इनको 2 बार पराजित किया था। तो इस तरीके से इस वंश के अंतिम प्रतापी शासक वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी थे। ये आपका शॉर्ट में, या कह लीजिए वृहद स्तर पे जो कुछ भी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको कवर करा दिया है। अच्छे से पढ़िएगा, इसको तैयार कर लीजिए, और जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हम आपको वीडियो पे दे रहे हैं, जिससे कि आपका 3-4 बार रिवीजन हो जाए। एक बार क्लास में पढ़ाते समय, दूसरी बार लिखा देते हैं, तीसरी बार इसको सुनिए, है ना। तो इस तरीके से आपका लगातार तैयार होता चला जाएगा, और मुझे लगता है कि ये तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है। हमने आपको जो लिखाया है, मुझे उम्मीद है कि आप मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, या पिछले साल का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा चीज़ें हमने कवर करा दी है। ठीक है, पढ़िए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद।